गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लॉकडाउन में पहला वीडियो पोस्ट कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छा तो है, लेकिन ऑफलाइन कॉन्सेप्ट इससे बहुत बेहतर है और आई बिलीव इन दैट कॉन्सेप्ट ओनली। लेकिन क्या करें, आप लोग भी लॉकडाउन में अंदर हैं, मैं भी एक जगह फंसा हुआ हूँ। वो भी बच्चों, हम शुरुआत सोल्यूशन चैप्टर से करेंगे। तो पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि यस इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है, आपके बोर्ड पर्पस से क्या इम्पोर्टेंस है, जेई पर्पस से क्या इम्पोर्टेंस है, नीट पर्पस से क्या इम्पोर्टेंस है, और इसमें क्या क्या चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं। तो आज के वीडियो लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग नेगलेक्ट कर देते हो, इग्नोर कर देते हो, वो चीज़ें हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो कमिंग बैक टू द solution chapter, solution। अगर सॉल्यूशन की बात करी जाए या की जाए तो सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। व्हाट इज सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज अ homogeneous mixture of two or more components। अब यहां पर होमोजेनस का मतलब क्या है? देखो, सॉल्यूशन में कम से कम दो कंपोनेंट हो, या तो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट का जो मिक्सचर होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसको हम सॉल्यूशन कहते हैं। होमो मीन्स सेम और जेनस मीन्स फेज। ऐसे मिक्सचर्स जिसमें फेज सेम रहे, मतलब अगर लिक्विड है तो लिक्विड ही आपको दिखे, कोई बाउंड्री ना दिखे उसमें कि ऐसी ये लिक्विड है और यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर गैस है, कोई सेपरेट बाउंड्री ना हो, मीन्स सेम फेज रहे। और अगर आप एक चीज और देखना चाहते हैं कि यस ये होमोजेनियस मिक्सचर है कि नहीं, तो सबसे सिंपल आइडेंटिफिकेशन का जो आपके पास एक टेक्निक है, वहां पर कोई पीपीटी नहीं होना चाहिए। जो भी कंपोनेंट है वो पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाने चाहिए। अगर वो कंपोनेंट्स पूरी तरीके से डिसॉल्व हो जाए तो ऐसे मिक्सचर को हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। ओके, सॉल्यूशन इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। अच्छा, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, भाई कितने कंपोनेंट हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने कंपोनेंट हैं उस सॉल्यूशन में, उसके हिसाब से हम क्लासिफिकेशन भी करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है? दैट इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से हम किस तरीके से सॉल्यूशन को हम क्लासिफाई करते हैं, एंड दैट बेसिस इज नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितने हैं? क्या 2 कंपोनेंट है या 3 कंपोनेंट है, 4 है, 4 से ज्यादा है? जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत ऑर्डिनरी एग्जांपल हम लेते हैं, पानी में चीनी मिला देते हैं। तो अगर पानी में चीनी मिलाते हैं तो दैट इज बाइंड्री सॉल्यूशन, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, उसको बाइंड्री सॉल्यूशन कहेंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, सॉल्यूशंस आर ऑफ 2 फॉलोइंग टाइप्स। बाइनरी सॉल्यूशंस, बाइनरी सॉल्यूशंस, बाय मीन्स 2 कंपोनेंट्स। ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें 2 कंपोनेंट हो, जैसे एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो, ऐसे सॉल्यूशंस को हम बाइनरी सॉल्यूशंस कहते हैं। दूसरा है टर्नरी सॉल्यूशंस,
ternary solutions. Three components, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें तीन कंपोनेंट हो। देखिए, दो कंपोनेंट का तो एग्जांपल मैंने आपको दिया। दो कंपोनेंट का एग्जांपल क्या है? अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड शुगर। अब कोई एक ऐसा मिक्सचर जिसमें पानी हो, पानी में आप शुगर मिलाएं और थोड़ा सा नींबू भी मिला दें, तो यहाँ पर तीन कंपोनेंट हो गए। ऐसे सॉल्यूशन को हम टर्नरी सॉल्यूशंस कहेंगे। दे आर हैविंग थ्री कंपोनेंट्स। थर्ड टाइप इज क्वाटर्नरी सॉल्यूशंस। क्वाटर्नरी, अभी हम क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्लासिफिकेशन दो तरीके से होता है, एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से और दूसरा होता है फेज के हिसाब से। 4 कंपोनेंट्स। क्वाटर्नरी में 4 कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपलर, नमक में चीनी मिलाइए, नींबू मिलाइए, पानी में चीनी, नींबू और थोड़ा सा नमक। इसको हम लोग शिकंजी भी कहते हैं। बहुत अच्छी शिकंजी बन जाती है, तो उस शिकंजी को शायद हम लोग क्वाटर्नरी सॉल्यूशन कहते हैं। हाँ, और कुछ और मिक्स करते हो तो फिर और भी नंबर ऑफ कंपोनेंट्स बढ़ जाएंगे। मीन्स यहाँ पर आपने सॉल्यूशन के बारे में देखा कि सॉल्यूशन है क्या, इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। फिर इसके बाद क्लासिफिकेशन। भाई, हम सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन एक तो नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से करते हैं, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के हिसाब से बाइनरी, टर्नरी, क्वाटर्नरी एंड सो ऑन। ओके, फाइन। अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉल्यूशन का ऑन द बेसिस ऑफ फेज। फेज का मतलब जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट है उसका फेज क्या है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट, ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का फेज क्या है? सॉल्यूट कैन बी लिक्विड, कैन बी सॉलिड, कैन बी गैस आल्सो। ठीक है। हाँ, सॉल्वेंट हमेशा आपका लिक्विड ही रहेगा। सॉल्वेंट क्या है? वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड। अच्छा सर, वोलाटाइल लिक्विड क्या होते हैं? ऐसे लिक्विड्स जो आसानी से इवेपोरेट हो जाए उनको हम वोलाटाइल लिक्विड कहते हैं। तो अब जो हम क्लासिफिकेशन देखने जा रहे हैं उसमें जनरली हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फेज देखेंगे कि सॉल्वेंट का फेज, सॉल्यूट का फेज क्या है। क्या सॉल्यूट हमारा गैस है, क्या लिक्विड है, क्या सॉलिड है, या फिर सॉलिड होने के साथ साथ क्या वो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉलिड है। तो उस क्लासिफिकेशन के हिसाब से डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस बनते हैं और उस हिसाब से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट उन सॉल्यूशंस के लिए हम अप्लाई करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बीच में हम क्लासिफिकेशन में जाने से पहले एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा। इस चैप्टर का जेईई और नीट के हिसाब से बड़ा इम्पोर्टेंस है। देखिए, बोर्ड में तो एक न्यूमेरिकल आएगा, 100% कन्फर्म है, एक न्यूमेरिकल आएगा। उसके बाद में जेईई में भी न्यूमेरिकल आएगा और नीट में भी न्यूमेरिकल आएगा। न्यूमेरिकल एस्पेक्ट के हिसाब से ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कॉम्पिटिटिव और दैट बोर्ड के हिसाब से दोनों। और बोर्ड में तो 5 मार्क्स चैप्टर है, 3 मार्क्स का आपका न्यूमेरिकल और 2 मार्क्स में कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाएगा। तो हम जब पढ़ते हुए जब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में वैसे वैसे हम इम्पोर्टेंस बताएंगे। भाई, ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत बार पूछा गया है, तो उसको थोड़ा सा ज़्यादा डीपली हम कवर करेंगे। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट। देखिए, आई मिस्ड
फेज, फेज ऑफ सल्यूट, सल्यूट का फेज क्या है, सल्यूट का फेज क्या है। देखिए सबसे पहला सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ हम यहां पर गैस ही लेंगे, बहुत सारी गैसेस भी ले सकते हैं, गैस इन लिक्विड। तो यहां पर गैस आपका सल्यूट है, गैस इज योर सल्यूट। यहां पर जो आपका सल्यूट है वो गैस है। जब भी आप गैस लिक्विड सॉल्यूशंस देखें तो ऐसे क्वेश्चंस को, ऐसे कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, चाहे न्यूमेरिकल हो चाहे कॉन्सेप्ट हो, उनके लिए हमेशा हम हेनरीज लॉ अप्लाई करते हैं। हेनरीज लॉ 11th में शायद थोड़ा सा आपने कहीं ओवरव्यू इक्विलिब्रियम चैप्टर में शायद कभी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पर हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, सिलेबस में है हमारे, ठीक है, कॉम्पिटिटिव में भी है और बोर्ड के लिए भी है। जब भी आप गैस लिक्विड सॉल्यूशंस देखें तो हमेशा हेनरीज लॉ अप्लाई करिए। नंबर सेकंड, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, टू वोलेटाइल लिक्विड्स मतलब जहां पर जो आपका सल्यूट है, जो सल्यूट है वो वोलेटाइल लिक्विड होना चाहिए। पहले हमारा सल्यूट क्या था, गैस था, सॉल्वेंट तो लिक्विड रहेगा ही, वोलेटाइल लिक्विड रहेगा ही, लेकिन जो सल्यूट है वो यहाँ पर गैस है। अगर गैस है सल्यूट वोलेटाइल लिक्विड में तो हेनरीज लॉ अप्लाई करिए। अगर वोलेटाइल लिक्विड में आपने वोलेटाइल लिक्विड ही मिक्सअप कर दिया, फॉर एग्जांपल पानी में आप अल्कोहल मिक्सअप कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म मिक्सअप कर रहे हो, तो अगर कोई वोलेटाइल लिक्विड आप मिक्सअप कर रहे हो, क्लोरोफॉर्म है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो इन लिक्विड्स को अगर आप मिक्सअप कर रहे हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन ऑफ वोलेटाइल लिक्विड कहेंगे। और इन सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, इन सॉल्यूशंस के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए, न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए हम हमेशा राउल्ट्स लॉ अप्लाई करते हैं। ये पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूं मैं आपको, कब कहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा। राउल्ट्स लॉ, दो तरीके के सॉल्यूशंस अभी हमने पढ़ लिए, एक तो गैस लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ा और एक टू वोलेटाइल लिक्विड का सॉल्यूशन पढ़ा। अब तीसरा सॉल्यूशन क्या है, तीसरा टाइप का सॉल्यूशन क्या है, और हमारा जो बेसिस है वो बेसिस हमेशा फेज ऑफ सॉल्यूट रहेगा, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ सॉल्यूट। देखिए सॉल्यूट का फेज चेंज हो रहा है। नंबर थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ, अब यहां पर ध्यान देना है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सभी जानते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक वो होते हैं जो पानी में आयोनाइज नहीं होते, डिसोसिएट नहीं हो। अगर डिसोसिएट हो जाए तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक होते हैं। ओके, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट। आपका सॉल्यूट कैसा होना चाहिए, शुड बी नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड। तो अगर ऐसा कभी सॉल्यूशन है जहां पर आपका, फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए आपने पानी में शुगर को डिसॉल्व किया, पानी वोलेटाइल लिक्विड है, सॉल्वेंट होगा, शुगर आपका नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आप एक पार्टिकल शुगर का डिसॉल्व करें, पानी में उसके 10 पार्टिकल हो जाएंगे, 20 पार्टिकल हो जाएंगे, कभी नहीं होते, क्योंकि शुगर कभी डिसोसिएट
नहीं होता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट क्या क्या है वो हम लिखेंगे भी, लिखवाएंगे भी, आपको पहचान बताते रहेंगे। इस नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सल्यूट ये है। और ऐसे कभी कॉन्सेप्ट आए तो यहाँ पर हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर द बोर्ड पर्पस एज वेल एज फॉर जेईई एंड नीट एग्जाम्स। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से पूछे जाते हैं। ओके, हमेशा। जैसे आप देखें, फॉर एग्जांपल आप देखें कि पानी में ग्लूकोज को डिसॉल्व किया गया है, सुक्रोज को डिसॉल्व किया गया है, इथिलीन ग्लाइकॉल को डिसॉल्व किया गया है, यूरिया को डिसॉल्व किया गया है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, सब के सब नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट है। तो हमेशा ऐसे कॉन्सेप्ट में, ऐसे क्वेश्चंस में आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ही अप्लाई करेंगे। अब बात आती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है, तो इसको हम इंडिविजुअली पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है क्या, वो आने वाले लेक्चर्स में, वीडियोस में मैं उनको एक्सप्लेन करूंगा, आप देखिएगा जरूर। फोर्थ टाइप का जो सोल्यूशन है, फोर्थ सोल्यूशन, बच्चों बोर तो नहीं हो रहे हैं? देखिए ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, लॉकडाउन है तो बी हैप्पी और अपने आप को चेयरफुल रखिए। सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, आई रिपीट, सोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक। इलेक्ट्रोलाइटिक मीन्स जो आसानी से डिसोसिएट हो जाए पानी। इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन वोलेटाइल, I repeat, non-volatile. That solute must be electrolytic and must be non-volatile. In volatile liquid, सबसे सिंपल एग्जांपल volatile liquid, that is solvent and that is water, पानी है। तो जब भी ऐसे, अच्छा थोड़ा सा हम बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट क्या होते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूट वो होते हैं जो पानी में आयोनाइज हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल NaCl, सोडियम क्लोराइड, कॉमन सॉल्ट। तो अगर आप सोडियम क्लोराइड को पानी में डिसॉल्व करते हो तो आयोनाइज हो जाएगा, दो आयंस में, दो पार्टिकल्स में डिसोसिएट हो जाएगा। तो जब भी आप किसी भी वोलेटाइल लिक्विड में, जब भी आप किसी वोलेटाइल लिक्विड में इलेक्ट्रोलाइटिक और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्सअप करते हो, वहां पर आप वांट हाफ फैक्टर, आई रिपीट वांट हाफ फैक्टर I, वांट हाफ फैक्टर अलॉन्ग विथ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। मैं एक्सप्लेन करूंगा। आप हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में वांट हाफ फैक्टर का यूज करिए। क्यों करेंगे तो हम देखेंगे। मीन्स जब भी आप पानी में नमक मिलाएं, एसिटिक एसिड मिलाएं, इलेक्ट्रोलाइट को मिला दें। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, आपके एसिड्स होते हैं, बेसेस होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं। अगर आप उनको पानी में मिला रहे हैं तो पानी में मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा, उस सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को, उन सॉल्यूशन के कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए आप हमेशा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ में वांट हाफ फैक्टर का यूज करेंगे। हमेशा वांट हाफ फैक्टर का यूज करेंगे। ओके, मीन्स ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट, फेज ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूशंस चार तरीके के होते हैं। गैस लिक्विड सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, तो वहाँ पर जब सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड हो तो राउल्ट्स लॉ यूज करेंगे। अगर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज करिए। और अगर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल लिक्विड हो तो वांट हाफ फैक्टर दैट इज I यूज करिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। पूरे चैप्टर में आप यही चार तरीके के सॉल्यूशंस पढ़ने वाले हैं और यही फुल जिस्ट है इस चैप्टर का। ठीक है, इस चैप्टर का फुल जिस्ट यही है। तो प्लीज बच्चों इसको कॉम्पिटिटिव एस्पेक्ट से या कॉम्पिटिशन्स के नज़रिए से और बोर्ड के नज़रिए से, दोनों नज़रिए से बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और इस चैप्टर में अब धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे
ठीक है, ओके। तो जो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग लेने वाले हैं, विल स्टार्ट विद द मास परसेंटेज। उसको मोल में भी यूज करेंगे और आगे जितना मोल फ्रैक्शन है, मोलारिटी है, मास परसेंटेज क्या है। Yes, mass percentage. इसको W बाई डब्ल्यू भी कहते हैं, कोई W बाई V होता है, V बाई V होता है। तो मास परसेंटेज हम निकालेंगे कैसे? ऐसे लिखते हैं, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू mass of solute divided by total mass of solution. Total mass of solution into 100%. This is W by W. What? W by W percent. W means mass by mass. अगर W बाई V होता है तो मास बाई वॉल्यूम होगा, V बाई V होगा तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज होगा। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज, उससे हमें कोई अभी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है, अगर आएगा तो वहाँ हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये फार्मूला है, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इक्वल्स टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100%। अच्छा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है? दिस टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूट plus mass of solvent. This is total mass of solution. बच्चों, अभी चूंकि मैं रिमोट एरिया में हूँ तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइड बेस में बहुत पुराने टाइप मिट्टी के ताफ बने हुए हैं, इनमें दिए रखे जाते थे, सामान रखते थे लोग, सामान रखते भी हैं, इनका यूज करते हैं। तो आई एम लकी टू बी रिसाइडिंग इन द रिमोट एरिया and under the full existence of nature. पूरी प्रकृति में मैं यहाँ हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ एंजॉय भी कर रहे हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, हम लोग बाहर भी जा सकते हैं। ओके, तो अब आपको अगर मास परसेंटेज निकालना तो इस फॉर्मूले का यूज करिए और एक क्वेश्चन हम इस पर कर लेते हैं, फिर उसका इंटरप्रिटेशन देखेंगे। एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन करेंगे सो दैट मैं उसका आपको एप्लीकेशन समझा सकूँ, क्योंकि अगले वीडियो में मैं आपको मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, इनके कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा और उसमें इस मास परसेंटेज का भी हम यूज़ करेंगे। तो हर जे में नीट में इसका यूज़ करते हैं, कभी कभी बोर्ड में ही पूछ लेते हैं। तो ठीक है, छोटा सा न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज of sugar in sugar solution. Solution is sugar solution. Calculate the mass percentage of sugar in sugar solution which contains 10 gram of sugar in 90 gram of water. 90 gram of water.
तो देखिए बच्चों, जो सल्यूट होता है उसी हिसाब से हमारा सोल्यूशन का नाम होता है। अगर सल्यूट शुगर है तो इट विल बी शुगर सोल्यूशन, अगर सल्यूट हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज सोल्यूशन होगा, अगर सल्यूट हमारा फ्रुक्टोज है तो फ्रुक्टोज सोल्यूशन होगा, अगर हमारा सल्यूट यूरिया है तो यूरिया सोल्यूशन होगा, अगर हमारा सल्यूट से HNO3 है तो HNO3 सोल्यूशन होगा। अब हमें मास परसेंटेज निकालने के लिए सल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास दोनों का चाहिए होगा। तो देखिए सोल्यूशन ही लिखेंगे, सोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो सोल्यूशन ही लिखेंगे। यहाँ पर मास ऑफ सल्यूट और कौन है, शुगर, हाउ मच, 90 ग्राम, सॉरी 10 ग्राम। यहाँ मोलर मास की जरूरत नहीं है, हमें मॉलिक्यूलर मास की जरूरत नहीं है। मास ऑफ सॉल्वेंट, mass of solvent, that is 90 gram. Okay, therefore total mass of solution, total mass of solution कितना होगा, mass of solute, mass of solute plus mass of solvent. Okay, solute is 10 gram, solvent is 90 gram. Now the total mass becomes 100 gram. फॉर्मूला हमारे पास में है, ये वैल्यूज अगर हम चाहें तो यहाँ रख सकते हैं। ठीक है, ये चीजें हमारे पास में आ गई, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं मास परसेंटेज इक्वल्स टू मास ऑफ सल्यूट 10 ग्राम, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम into 100%, this and this, ग्राम से ग्राम, 100 से 100, it becomes 10%। इस 10% का मतलब क्या है, आप कैसे इसको लिखेंगे, तो आप लिखेंगे कैसे, यहां पर लिखेंगे 10% शुगर सोल्यूशन, 10% शुगर सोल्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका सोल्यूशन है वो 10% है, उसमें सल्यूट 10% है, और जो बाकी बचा हुआ है 100% से ज़्यादा सोल्यूशन हो नहीं सकता, तो जो बाकी बचा हुआ है वो हमारा सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट इज 90%। तो इसका इंटरप्रिटेशन बहुत यूजफुल है, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज़ होता है, तो थोड़ा देख लेते हैं बच्चों। ये इस वीडियो का आखिरी टॉपिक चल रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम और चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। अब इसका इंटरप्रिटेशन देखते हैं, एक तो इंटरप्रिटेशंस लिखेंगे। अब जैसा कि ये हमने आंसर निकाला, तो इसको इंटरप्रेट कैसे करेंगे, देखिए 10% sugar solution cannot be more than 100%, तो हम लिखेंगे 10%, 10% सल्यूट क्या है, शुगर। जो भी सल्यूशन का नाम होता है वही हमारा सल्यूट होता है, सल्यूट इज शुगर। 10% ऑफ शुगर, that is what, solute, is present in 100% solution, 100% solution। ये इंटरप्रिटेशन है इसका। लेकिन न्यूमेरिकल में हमें जो मास चाहिए होता है सल्यूट का ग्राम्स में या केजी में, तो इसको हम मास में कैसे चेंज करें, सिंपल है बच्चों। ये जो परसेंटेज है उसकी जगह आप ग्राम लिख दीजिए, केवल जो परसेंटेज हटाइए और ग्राम लिखिए। देयरफॉर दैट इज, अगर हमें मास चाहिए 10 ग्राम ऑफ शुगर, बिल्कुल दैट इज सल्यूट is present in
100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन को SOLN लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको सल्यूट का भी मास पता है, सोल्यूशन का भी मास पता है। जब आप मोलालिटी कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा। मोल फ्रैक्शंस कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर भी सॉल्वेंट का मास चाहिए होगा। तो देयरफॉर मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में रखना है, जब तक आपको सॉल्वेंट किसी सॉल्यूशन में ना गिवन हो तब तक आप सॉल्वेंट वाटर को ही मानेंगे। अगर सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ और है तो आप उसको स्टेटेड होगा, न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में पता होगा। अदरवाइज ये बाय डिफॉल्ट है कि योर सॉल्वेंट विल बी वाटर। तो मास ऑफ सॉल्वेंट, यहाँ पर भी हमें सॉल्वेंट कुछ इंडिकेट नहीं किया, स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो मास ऑफ सॉल्वेंट इक्वल्स टू mass of solution minus mass of solute. That is how much? 100 gram minus 10 ग्राम। भाई आपका सोल्यूशन 100 ग्राम था और सल्यूट कितना था? 10 ग्राम था, वही आपने रख दिया। तो सॉल्वेंट इज 90 ग्राम। ओके, ये इंटरप्रिटेशन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक दो इंटरप्रिटेशंस और लिखता हूं मैं। ओके, अब 3-4 इंटरप्रिटेशंस मैं दे देता हूं, डायरेक्टली लिखता हूं। ओके, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन, 5% glucose solution, that is what? 5% glucose, that is what? जो भी सोल्यूशन का नाम होता है वही सल्यूट होता है। यहाँ सोल्यूशन का नाम क्या है? ग्लूकोज। तो आवर सॉल्यूट इज ग्लूकोज। और यहाँ पर जो सॉल्वेंट स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए सॉल्वेंट हमेशा हमारा वाटर ही होगा। इज प्रेजेंटिंग 100% सोल्यूशन। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही लिखूंगा। और जैसा कि मैंने बताया है कि यस, मास में चेंज करना है तो परसेंटेज हटाइए और हाँ, थोड़ा साथ में मुस्कराइए भी बच्चों। ओके, यस, वी शुड एंजॉय, थोड़ा मुस्कराते रहे और पढ़ते रहे साथ में भी। हमारा कैमरामैन थोड़ा सा परेशान हो रहा है। यस, हम क्या करें, परसेंटेज के साथ की जगह ग्राम लगा दें। मास ऑफ 5 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is present in 100 ग्राम। बच्चों, ये नया एक्सपीरियंस मेरे लिए भी है। मैं आज तक लाइव नहीं आया, मेरे कोई लाइव वीडियोस नहीं है। आई गॉट 15 years ऑफ एक्सपीरियंस। ये पहला टाइम है कि लॉकडाउन ने मुझे लाइव वीडियोस और वीडियोस बनाने के लिए मजबूर किया। ठीक है, ओके, हम इस तरीके से भी इंटरेक्ट करेंगे। विल चेंज विद द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन आवर सराउंडिंग्स। ओके, तो अब वापस आ जाते हैं। यहाँ पर मास ऑफ सल्यूट कितना है? सल्यूट आपका ग्लूकोज है, दैट इज 5 ग्राम। ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट, हाउ विल यू फाइंड? दैट इज मास ऑफ सॉल्यूशन, mass of solution minus mass of solute। ओके, ठीक है। मास ऑफ सोल्यूशन आपको कितना दे रखा है? मास ऑफ सोल्यूशन इज 100 ग्राम, सल्यूट इज 5 ग्राम, दैट इज 100 ग्राम माइनस 5 ग्राम, दैट इज 95 ग्राम। ओके, अभी आपको सॉल्वेंट का भी मास पता है, सल्यूट का भी मास पता है, सोल्यूशन का भी मास पता है। तो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट में आप इनका अप्लाई कर। अब मैं 2 चीज़ें और लिख देता हूँ, आप लोग करते रहिए, उसका इंटरप्रिटेशन खुद लिखेंगे। 2 सॉल्यूशंस लिख देता हूँ और इसके बाद में मैं ये वीडियो रैप अप करता हूँ और अगले वीडियो में इसके बाद में हम मोल फ्रैक्शन मोल इस कॉन्सेप्ट में
डिस्कशन जारी रखेंगे। 2% यूरिया सोल्यूशन, इंटरप्रिटेशन आपको खुद लिखना है। 1% इथिलीन ग्लाइकॉल सोल्यूशन। ओके, इनके इंटरप्रिटेशंस आप खुद लिख सकते हो, वैसे बता दूं मैं। 2% यूरिया सोल्यूशन मीन्स 2% of urea is present in 100% solution, that is 2 gram of urea is present in 100 gram solution, hence the solvent becomes 98 gram and the solute is 2 gram. Second one, 1% ethylene glycol solution का मतलब means 1 gram of ethylene glycol is present in 100 gram solution, therefore solvent is 99 gram and the solvent is water. Here the solute is 1 gram, solvent is 99 gram and the solution is 100 gram. Okay students, अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए, गुड बाय। अगले वीडियो में मिलेंगे।